वेलकम टू अनदर लेक्चर। लर्न विद प्रवीण। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं क्लास 10 का, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। यहाँ पर चैप्टर का नामकरण कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। जिन्होंने मेरा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ा होगा तो उनको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो हल्का सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पीछे आते हैं। ठीक है, एक होती है पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? मिक्स इक्वेशन होती है। किसकी? वेरिएबल्स की एंड नंबर्स की। एग्जाम्पल 3x + 2 = 0, इस टाइप की इक्वेशन, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, और एक दो एग्जांपल लिखते हैं। 3x² + 2x + 1 = 0, ये हो गई एक 4x³ + 3x + 2x + 1 = 0, ये भी हो गई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन। बट इन सब इक्वेशंस में अंतर क्या है समझने की कोशिश करना। जिसकी पावर 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी पावर 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पूरा का पूरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल की फैमिली का एक बंदा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे हमको स्पेशली इसको पढ़ना क्यों है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। कई बार जब हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें होता क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कई बार क्वाड्रेटिक का फॉर्म ले लेते हैं, तो हमें उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि ये है एक इक्वेशन है, इस टाइप की इक्वेशन को हमें सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं। ठीक है, एक क्लास है, क्लास 10। हम एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, क्लास 10 है। क्लास 10 में ऑब्वियस सी बात है गर्ल्स हैं बॉयज हैं। ठीक है, टोटल गर्ल्स और बॉयज को मिला के 50 लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? 50 लोग। अब मैं लिख सकता हूँ गर्ल्स अगर x है तो बॉय 50 - x होंगे। ऑब्वियस सी बात है, हाँ। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ठीक है, गर्ल्स x है, बॉयज 50 - x है। अब मैं सेकंड कंडीशन डालता हूं, मैं लिखता हूं द प्रोडक्ट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं 100 है। ठीक है, सॉरी 625 है। चलो, तो मैं कैसे लिखूंगा? x * 50 - x which will be 50x - x²। ठीक है, ये होगा which is equal to 625। तो ये हो गया, इसको इधर लेके जाऊंगा तो x² - 50x + 625 which is equal to 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन के सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल, दूसरा होता है अरिथमेटिक। ठीक है, अब सबसे पहले ज्योमेट्रिकल इक्वेशन को हम एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को हल्का से समझने की कोशिश करेंगे। ये ग्राफ है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। और जिन्होंने मेरा चैप्टर नंबर 2 देखा होगा उन्हें पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होता है। इस तरीके से प्लॉट होता है, जिसको बोलते हैं हम पैराबोला। क्या बोलते हैं हम लोग? पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब ये हो गई हमारी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब हमको इसको जब हम 0 के साथ इक्वेट करते हैं, यानी हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हम x की ऐसी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, x की एक ऐसी वैल्यू जहां पर सपोज
सपोज ये पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है px, ठीक है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है px, ठीक है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन px, हम x की ऐसी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं जहां पर px क्या हो जाए 0, यानी हमें x की सपोज ये है x1, तो x1 हो जाए। अब मैंने ये भी बताया था अगर पावर 2 होती है तो ऐसी दो वैल्यू निकल के आएंगी जिसपे पूरी की पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। एक तो होगी x1, एक होगी सपोज x2, तो px1 पे क्या हो जाएगा 0, px2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं px को y मान के चल रहा हूँ यानी कि y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 625, यहाँ पर दो प्लॉटिंग करेंगे हम, y को y एक्सिस मान लेंगे, x को x एक्सिस मान लेंगे, ये मान लेंगे हम लोग, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेके चलेंगे। यानी हमारी x की वो वैल्यू, यानी हमारी x की वो वैल्यू जिसपे y क्या हो जाए 0 हो जाए, और y किस जगह पे 0 होता है x एक्सिस पे, y कहाँ 0 होता है, y x एक्सिस पे 0 होता है, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर -1 है, -2। अगर आप किसी भी और पॉइंट पे जाएंगे रैंडम, यहाँ पर कुछ ना कुछ y की वैल्यू मिलेगी, बट यही एक लाइन ऐसी है यहाँ पर y इक्वल टू 0 होता है, तो x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, वैसे ही y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है। हमको क्या चाहिए y इक्वल टू 0, ठीक है, x की ऐसी वैल्यू। अब हमको देखना है ऐसी x की कौन सी वैल्यू पे y इज इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी कि ग्राफ जो हमारा है वो किस जगह पे काटता हुआ जा रहा है। अब इस जगह पे काटता जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू रखेंगे और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी, x की रखेंगे 0 तो y की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, y1 आएगी, इसको रखेंगे x1, ये भी आएगा y1, ये रखेंगे x2, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी। जब हम प्लॉटिंग करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स आते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमको ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, हमको कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जिसपे कि y इक्वल टू 0 हो। तो हमको x की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे px 0 हो रहा हो, यानी कि y 0 हो रहा हो, यानी कि ग्राफ x एक्सिस को काट रहा हो। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, पूरा क्लियर। तो बेसिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन हम कर क्या रहे हैं, हम x की ऐसी वैल्यू को निकाल रहे हैं जहां पर y 0 हो रहा हो, और y 0 कहां हो रहा है इस जगह पे x एक्सिस पे। तो हमको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, x और y तो 0 ही होगा, ठीक है ये। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पावर 2 है तो दो वैल्यू निकलेंगी जहां पर y इक्वल टू 0 हो रहा है। अगर यहाँ पर ये इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन होती है, यहाँ पर x की तीन वैल्यू होती है, x1, x2 और x3, ये तीन वैल्यू होती है जहां पर कि y इक्वल टू 0 हो रहा होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 2 है तो हमेशा x की दो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर y इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक वो आपको समझ में आएगा, तो आपको पूरा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आया। तो अर्थमेटिक यानी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब बस इतना होता है, यानी हमको x की वो वैल्यूज निकालनी है जहां पर px यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वेरिएबल x इक्वल टू 0 हो जाए, और px को हम y मानते हैं तो 0 हो जाए। तो बेसिक सिंपल x की वो वैल्यू जहां पर y इक्वल टू 0 हो जाए, y इक्वल टू 0, और हम दिमाग लगाएंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, y इक्वल टू 0 कहां होता है x एक्सिस पे। तो हमको ये दो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमेशा, अगर ये दो कोऑर्डिनेट्स निकालने में सक्सेसफुल होगा, फुल हो गए, तो हमें अपने x की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम x की वैल्यू निकालते हैं, अब आप समझना ये px, यहाँ पर हम बोर्ड रख करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये एक इक्वेशन थी px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ऑफ 50x, ठीक है, प्लस 625, ये इक्वेशन थी, ठीक है। जब हमको ये y है, ठीक है, यानी कि y, अब समझना हमको क्या चाहिए, y इक्वल टू 0 चाहिए, y इक्वल टू 0 चाहिए तो 0 लिख देंगे, या फिर ऐसे ऐसे सबसे अच्छा, थोड़ा और अच्छे समझ लेंगे। y हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए, 0 लिखेंगे, ये हो जाएगी ये इक्वेशन 0 के साथ इक्वेट हो जाएगी। अच्छा अब मैं एक चीज बताता हूँ,
आज शायद आपको पहली बार ये समझ में आया होगा कि उसको 0 के साथ इक्वेट क्यों किया जाता है, क्योंकि हमको एक ऐसे x की वैल्यू निकालनी है जहाँ पर y इक्वल टू 0 हो जाए, फिर हम उनको सॉल्व करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से सॉल्व करना होता है, x की डिफरेंट वैल्यू निकालो, y को कोऑर्डिनेट करो, जहाँ y इक्वल टू 0 हो जाए वहाँ x1 को कोऑर्डिनेट वो x की वैल्यू है। बट जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी। आप प्लॉटिंग करते करते थक जाओगे बट आपकी वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर मान लो x की 625 x इक्वल टू 625 पे y इक्वल टू 0 हो रहा हो तो वो ग्राफ को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है x की कौन सी वैल्यू पे y इक्वल टू 0 होने वाला है। आप प्लॉटिंग स्टार्ट करोगे 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6, तब कहाँ तक लेके जाओगे, राइट? फिर भी करीबन एक सही सोच से हम उसको फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने 5 डाला, बहुत ही कम वैल्यू है y की, फिर हमने 10 डाला, फिर हम 50 डालेंगे, फिर 100 डालेंगे, हमें पता है कम होते आ रही है तो लार्ज स्केल में करेंगे, बट स्टिल दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो इसलिए हमेशा हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? द सेकंड मेथड, दैट इज अर्थमेटिक मेथड। ठीक है, अर्थमेटिक मेथड, ठीक है। बट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझना इसलिए जरूरी है कि आपको पता रहे एक्चुअल में। देखो ऑटोमेटिक वे से आप सिर्फ समझ सकते हो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप इमेजिनेशन कर सकते हो। जब आप मैथ्स को इमेजिन करने लग जाते हो आपके क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होने लगते हैं, यानी आपकी इमेजिनेशन पावर इंक्रीज हो जाती है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जानना किसी भी क्वेश्चन का बहुत ज़रूरी है। जब ऐसा मैथ्स में से कोई क्वेश्चन नहीं है जहाँ पर उसका अर्थमेटिक सॉल्यूशन और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सॉल्यूशन ना हो, सब चीज़ का, इवन तो ट्रिग्नोमेट्री का भी मिलता है आपको, बट आपको उसको इमेजिन करना आना चाहिए। अगर आप वंस यू स्टार्टेड इमेजिनिंग कि क्वेश्चन किस तरीके से मूव कर रहा है, आप अर्थमेटिक से यूँ सॉल्व कर लो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कौन सा? अर्थमेटिक मेथड। ठीक है, बोर्ड रब करते हैं, बाद स्टार्ट करते हैं। चलो आप थोड़ी सी अर्थमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में हिस्ट्री जान लें। इसका कुछ एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट द थिंग्स। भाई बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं इस दुनिया में जिन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च करी, जिसके कारण से आज हम और आप इन अर्थमेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे के मन में ख्याल आया क्या ये होते नहीं तो हमें ये पढ़ना नहीं पड़ता। अगर ये ना होते तो एक अर्थमेटिक इक्वेशन सॉल्व ना होती, और इक्वेशन सॉल्व ना होती तो आज इंजीनियरिंग ना होती, आज इंजीनियरिंग ना होती तो कंप्यूटर नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, कंस्ट्रक्शन नहीं होता, ब्रिज नहीं होता, कुछ नहीं होता आपके पास। बेटा बैठे होते आज भी लकड़ी जलाते हुए, अच्छा खाना पकाते हुए, आओ सीखते हैं। तो मैथ्स के कारण साइंस की रिसर्च ऑब्वियस सी बात है। Maths is not a subject to learn. Maths is a tool to understand the subject like physics and chemistry. That's the simple thing. Mathematics is not a subject. Mathematics is just a tool to study physics and some parts of chemistry. Did you get this? जैसे सब्जेक्ट क्या होता है? इंग्लिश is a language that you have to learn. Social is a subject. Politics is a subject. Geography is a subject to learn and study. Science is a subject to learn the facts. But mathematics is nothing. Mathematics is just a tool. It's a solving equation, how to solve the things, so that you can understand the physics in a better way. That's a simple thing, right? चलो आप देखते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक की शुरुआत बहुत से लोग मानते हैं बेबीलोनीज। अर्थमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की सबसे पहले शुरुआत बहुत लोग ये मानते हैं बेबीलोनीज ने करी। बेबीलोनियंस ने क्या किया कि जो x1 और x2 होते हैं, जो वैल्यू है जिस पे px इक्वल टू 0 होती है, उनके प्रोडक्ट और उनका सम अगर उनको दे दिया जाए तो वो ऐसी x1 और x2 की वैल्यू को निकाल सकते थे। ये था बेबीलोनियंस का कमाल। फिर आए यूक्लिड मेथड आया, जो कि ग्रीक साइंटिस्ट यूक्लिड ने निकाला। ठीक है, ग्रीक साइंटिस्ट या ग्रीक मैथमेटिशियन के लोग जिन्होंने बताया, जिन्होंने दिया हमको यूक्लिड मेथड, जो कि था ज्योमेट्रिकल अप्रोच, जो आज हम और आप दोनों कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, वो किसकी देन है? यूक्लिड सर, जिन्होंने यूक्लिड मेथड दिया, जो कि ज्योमेट्रिकल वे ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन था। ठीक है, फिर आए हमारे प्रोग्राम था दुनिया के इंडियन मैथमेटिक्स, ब्रह्मगुप्त नाम तो सुने होगा, श्रीधराचार्य, ऑल्सो नोन एज भास्कर, ये लोग आए।
इन्होंने भी एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला दिया उसको इक्वेशन को सॉल्व करने का। और जब हम जनरली स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0 is a standard equation of quadratic, standard equation of quadratic equation। ठीक है, तो ये आया हमारा ब्रह्मगुप्ता, फिर आया हमारे श्रद्धाचार्य ऑल्सो नोन एज भास्कर गुप्ता। इन्होंने एक एक्सप्लिसिट मेथड दिया या एक्सप्लिसिट फॉर्मूला दिया जिससे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आप देखते हैं वो भी इन्हीं के दिए हैं। फिर आए श्रद्धाचार्य, इन्होंने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आज भी हम यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आप सोचो और जस्ट इमेजिन करो कि ये लोग लगभग ये आए थे 1025, यानी आज से लगभग 1000 साल पहले ये सब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से डिस्कवरी हो चुकी थी। सोचो हम इंडियंस मैथमेटिक्स में कितने आगे थे और हमेशा करें। हमारे इंडिया ने बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन दिए, लेटेस्ट में सबसे बड़े मैथमेटिशियन जिसको इंडिया रिकग्नाइज नहीं करता पर वर्ल्ड और यूके और यूरोप जैसे कंट्री बहुत रिकग्नाइज करते हैं और उन पे एक मूवी बनाए गए। एक सेकंड, जिनका मूवी बनाई गई जिनका नाम था रामानुजन। ठीक है, हम इंडियंस हैं तो रिकग्नाइज नहीं करते हमारे इंडियन मैथमेटिक्स को और वर्ल्ड ने। इनके ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी आई है, आप चाहो तो देख रहे हैं इनकी लाइफ के ऊपर। ये हुआ था इस टाइम तमिलनाडु बोलना गलत होगा, मद्रास कहते हैं क्योंकि उस टाइम तमिलनाडु जैसा कोई चीज़ होती ही नहीं थी। तो मद्रास प्रोविंस में ये पैदा हुए, वहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई करी और यूरोप में जाके अपनी फर्दर स्टडी करी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, और जहाँ पर उन्होंने अपना नाम किया। बहुत सारी इनकी बुक्स हैं, बहुत सारी इनकी ऐसी बुक्स हैं जो अब तक पब्लिश हुई नहीं, और बहुत सारी बुक्स स्टिल अनसॉल्व्ड मिस्ट्री से। इनका ऐसा कहना था इनके दिमाग में माँ काली आती थी और इनको इक्वेशंस देके जाती थी, इनको सॉल्यूशन और इनके डायरेक्ट सॉल्यूशंस देके जाती थी। तो बट इन्होंने डायरेक्ट फार्मूला बना के दिए, बट उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं कि फार्मूला आया कहाँ से वो लिख के नहीं गए। तो स्टिल बहुत सारे मैथमेटिक्स और जो फार्मूला जब अप्लाई करो तो वो 100% सक्सेस रेट के साथ फॉलो होते हैं। तो अब वो तो समझ में आया, पर जो डेरिवेटिव्स हैं स्टिल पेंडिंग है। इनकी बहुत आई थिंक 4 मैथमेटिक्स बुक थी जो स्टिल अभी भी इनकी एक बुक स्टिल पेंडिंग में पड़ी हुई है जो अभी तक सॉल्व नहीं मिस्टीरियस है। बड़े बड़े मैथमेटिशियंस लगे हुए इनकी बुक सॉल्व करने के लिए, आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। यहाँ से 250-300 साल बाद भी सॉल्व नहीं कर पा रहे इनकी बुक्स। ठीक है, 250 साल तो नहीं, 100-150 साल तो हुए होंगे इनके बुक को सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो वो was one of the great mathematician across the world। ठीक है, अभी आई थिंक किसी बड़े इंटरव्यू किया था, शायद बिल गेट्स का किया था। उन्होंने बोला था कि अगर आप इंडियन किसी पर्सनैलिटी के साथ मिलना चाहते हो या फिर जिंदा करना चाहते हो तो आप किन किन इंडियंस के साथ बात करना चाहोगे। सो ही टुक द नेम ऑफ रामानुजन आल्सो। सोचो कि वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग our great personalities but Indians are not. You should know the name Ramanujan. He is the father of mathematician according to me। तो उसका इंडियन मैथमेटिक्स ने सॉल्व किया, कुछ अलग मैथमेटिशियन भी आए जिन्होंने क्लेम्स करे, डिफरेंट बुक्स को पब्लिश करी, रिसर्चेस की और लिखी भी। ठीक है, तो ये था अर्थमेटिक इक्वेशंस का इतिहास। अब अर्थमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इससे एक फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा। ये तो सिंपल सा अर्थमेटिक इक्वेशंस का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको लर्न भी करेंगे। ऐसे डायरेक्ट समझाना मुश्किल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आई तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।